आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम और हम लेकर हाजिर हैं वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। बड़ी खबर आज की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बीच फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में तारीखी मुलाकात हुई। तकरीबन 2 घंटे चली इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जहां एक बेहतर रिश्ते का वादा किया, वहीं पुतिन ने कहा कि दुनिया भर के तनाजे को खत्म करने का यही वक्त है। बातचीत के शुरू होने के पहले दोनों लीडरों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और इसके बाद ट्रंप ने सबसे पहले पुतिन को फुटबॉल आलमी कप के शानदार इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश की। वहीं पुतिन ने कहा कि वक्त आ गया कि जब हम अपने रिश्तों और दुनिया भर के तनाजे के बारे में ईमानदारी से बात करें। वहीं ट्रंप ने कहा कि हमारे पास बात करने के लिए अच्छी चीजें हैं कई, और हम तिजारत से लेकर सिक्योरिटी अफवाज, मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर इशू और चीन पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस पिछले कई सालों से साथ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया हमें साथ देखना चाहती है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात के बावजूद ट्रंप पुतिन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने को तैयार हैं। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वे उसके लिए पुतिन पर दबाव बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर अच्छा काम करेंगे। Most importantly, we have a lot of good things to talk about and things to talk about. We have discussions on everything from trade to military to missiles to nuclear to China. I think we have great opportunities together as two countries that, frankly, we have not been getting along very well for the last number of years. I've been here not too long, but it's getting close to 2 years. But I think we will end up having an extraordinary relationship. I hope so. I've been saying, and I'm sure you've heard over the years, and as I campaigned, that getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. और इस वक्त हमारे साथ साबिक डिप्लोमेट हिंदुस्तान के लखनलाल मेहरोत्रा साहब फोन लाइन पर हैं। उनसे बात करेंगे इस मौजू पर। सदर खैर मकदम है, जी सलाम पर सर, आपका जी सलाम पर खैर मकदम है। मौजूदा हालात में अगर हम बात करते हैं तो ट्रंप और पुतिन की मुलाकात को कैसे देखा जाए और इस मुलाकात से दुनिया कितनी बदलेगी? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक बहुत जबरदस्त कदम है जी। ये वैसे ही कदम है जैसे कि निक्सन जब शंघाई गए थे और चीन से उनकी मुलाकात हुई थी और शंघाई कम्युनिके हुआ था जी। क्योंकि अभी तक रूस और उससे पहले सोवियत यूनियन के रिश्ते अमेरिका के साथ हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं जी। तो आज की स्थिति में, जबकि तब से 1951 से बिल्कुल बदल चुकी है, तो अमेरिका रशिया इक्वेशन को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और इसी संदर्भ में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग को देखना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि भारत तो इसका विशेष रूप से स्वागत करेगा, क्योंकि भारत अपने संबंध रूस से छोड़ना नहीं चाहता है। बहुत पुराना रिश्ता है उनका हमारा साथ, और उन्होंने कश्मीर जैसे इश्यूज पर हमको साथ दिया है जब कोई भी हमारे साथ नहीं जी। और दूसरी तरफ अब अमेरिका के साथ भी रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं और उनको देखते हुए दोनों में एक संतुलन पैदा करना ये बहुत जरूरी है। तो उसमें ट्रंप और पुतिन की मीटिंग बड़ा काम आएगी जी। लखनलाल जी, अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूसी दखल अंदाजी के सबूत के बावजूद ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की है। अमेरिकी सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा? मैं सोचता हूं कि ट्रंप के लिए ये बहुत जरूरी था कि पुतिन से ये बात हो जाए कि जो आवाज उठ रही है उनके खिलाफ कि रूस ने उनको इलेक्शन में मदद दी थी, उसमें क्या कॉमन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रंप की और पुतिन की मिला के कि वो आवाज अमेरिका में दबे और उभर के जो आ रही है वो उनके लिए एक राजनीतिक तौर पे खतरा है। तो सबसे बड़ी अहम चीज ट्रंप के लिए ये है कि पुतिन से खुद बातचीत करके वो इसकी स्ट्रेटेजी तैयार कर चुके होंगे जी, जो कुछ भी उन्हें करना है। ठीक है, लेकिन दूसरा आप बताइए हाँ क्या कह रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ट्रंप जो है तिजारती इशू को लेकर चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे भिड़े हुए हैं, वहीं नेटो का बजट बढ़ा दिया है, ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं, यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है। देखिए, चीन एक बहुत बड़ी ताकत की तरह उभर के आया है जी, और अगर चीन की उस उभरती हुई ताकत को
पुतिन से और रशिया से भी मदद मिल रही है, तो फिर दुनिया में और कोई ताकत बचती नहीं है जो चीन के ऊपर अंकुश लगाए सिवाय अमेरिका के। जी। तो ट्रंप ने इस बात की कोशिश की है कि चीन जिन जिन चीजों को ऐसा वो लगता है कि वो अमेरिका के हितों में नहीं है, उस पर वो चीन को रास्ते में लाना चाहते हैं। जैसे साउथ चाइना सी का सवाल है जी, जैसे चाइना जापान रिश्ते का सवाल है, जैसे चाइना की जिम्मेवारी कोरियन पेनिनसुला में है जी, जैसे कि चाइना का रिश्ता पाकिस्तान से है, जिसमें जो कि हमारे लिए बड़े बड़े अहम सवाल खड़ा करता है। जी, पाकिस्तान को उन्होंने अपना सैटेलाइट बना लिया है, और वो सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक ऐसा देश मौजूद हो जो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत के ऊपर अंकुश लगाए, वो पाकिस्तान को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो चीन को अब इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में संभाल के रखने के लिए अगर एक ताकत बची है तो वो अमेरिका है, और अमेरिका में ट्रंप चाहे वो अमेरिका के अंदर चाहे पॉपुलर हो या ना हो जी, लेकिन चीन की ताकत को देखते हुए जी, उसके ऊपर किसी तरीके के बंधन जो भी वो लगाएं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे उस क्षेत्र के सारे देशों को मिलिट्री मदद देने का सवाल हो, ये सब उनके सामने बहुत अहम सवाल है। और मैं समझता हूं कि जो कदम वो उठा रहे हैं वो भी उनके भी हित में है और हमारे भी हित। ठीक है, बहुत शुक्रिया लखनलाल मेहरोत्रा जी इस मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। साबिक डिप्लोमेट लखनलाल मल्होत्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उधर जर्मनी ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप यूरोपीय यूनियन को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए यूरोपीय ममालिक को अमेरिका पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने अमेरिका और रूस के बीच एक तरफा समझौते पर अमेरिकी सदर ट्रंप को इंतबाह दिया है। जर्मन वजीर खारजा ने कहा है कि वो मुल्क जो अपने इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं जर्मनी के खासतौर से यूरोपियन अफेयर्स के मिनिस्टर माइकल राथ ने कहा है कि अमेरिकी सदर हमें दुश्मन मानते हैं, जो ठीक नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान हमेशा से ही बेहतर ताल्लुकात रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका का दुश्मन है। Der amerikanische Präsident provoziert. अमेरिकी सदर लोगों को उकसा रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा दुश्मनी की है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच गहरे रिश्ते हैं। यूरोपीय यूनियन को इस वक्त एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर देना चाहिए। Teilweise sehr aggressiven, wahrheitswidrigen. इधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका, रूस और चीन से कहा है कि वो बातचीत और इश्तराक से आलमी तिजारत में खासतौर से आई जो कशीदगी है उसको खत्म करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अफरा तफरी और तशद्दुद का बास बन सकता है। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने खासतौर से बयान चीनी वजीर आजम ली कीचियांग के साथ मुलाकात के बाद दिया। वो इस वक्त चीन और यूरोपीय काउंसिल की सालाना मीटिंग के सिलसिले में चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग में है। उन्होंने वाजे किया कि अगर अमेरिका की जानिब से यही कैफियत बरकरार रही तो आलमी इक्तिसादियात के लिए शदीद नुकसानदेह साबित होगी। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही जब चीन और अमेरिका के बीच तिजारती जंग जारी है। वहीं अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन ममालिक के दरामद स्टील और एल्यूमिनियम पर भी इजाफी टैक्स लगा दिया है। We are all aware of the fact that the architecture of the world is changing before our very eyes. And it is our common responsibility to make it a change for the better. Let us remember here in Beijing and over there in Helsinki that the world we were building for decades, sometimes through disputes, has brought about peace for Europe, the development of China, and the end of the Cold War between the East and the West.
अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उसने ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों से यूरोपीय कंपनियों को अलग रखने की मांग की थी। यूरोपीय मुल्क को लिखे गए एक खत में अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका अपील इसलिए खारिज कर रहा है क्योंकि वो ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहता है। यूरोपीय यूनियन को इस बात का डर है कि वॉशिंगटन के जरिए लगाई गई नई पाबंदी से अरबों डॉलर की तिजारत खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी वजीर खजाना स्टीव मुनशिन ने एक अमेरिकी टीवी चैनल से कहा कि अमेरिका ईरान को जोहरी हथियारों से रोकना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुसूसी हालात को छोड़कर अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में ईरान से जौहरी समझौता तोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने ईरान पर सख्त पाबंदी लगाने की बात कही थी जो कि अगस्त महीने से शुरू हो जाएंगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। वर्ल्ड न्यूज में लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। बदनवानी के मामले में पाकिस्तान की अदियाला खासतौर से अदियाला जेल में कैद नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज ने अपनी सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है और जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। जराये के मुताबिक वकीलों की एक टीम ने रावलपिंडी के अदियाला जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात की और वकालतनामे और उनके दस्तखत वकालतनामे पर लिए हैं। नवाज शरीफ के जरिए दायर अपील में कहा गया है कि एहतसाबी अदालत ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई है और इस बुनियाद पर कैद, जुर्माने और नाअहली को कलअदम करार दिया जाए। अपील में दरख्वास्त की गई है कि अदालत आलिया की जानिब से फैसला आने तक उनकी सजा को मुअत्तल किया जाए और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वाज़ेह है कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई को खासतौर से एवनफॉल्ड रेफरेंस में फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 10 साल और मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और खासतौर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 13 जुलाई की रात लंदन से वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने वाले हैं और इससे कबल सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने हाफिज सईद की पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल फेसबुक ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के फेसबुक पेज को डिलीट कर दिया है। इसकी तस्दीक मिल्ली मुस्लिम लीग ने खुद की है और फेसबुक ने सिर्फ MML पार्टी का ही नहीं बल्कि उनके उम्मीदवारों उससे जुड़े दूसरे कई पेजों को भी डिलीट कर दिया है। MML के मुताबिक फेसबुक ने ऐसा करने के पीछे कोई वजह नहीं बताई है। आपको बता दें कि फेसबुक ने पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इसके लिए फेसबुक ने कई अहम सिक्योरिटी अहकामात कदम उठाए। वहीं पाकिस्तान फेसबुक के तर्जुमान सलीम अजीज ने बताया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इधर इसराइल ने शाम के अलेप्पो शहर के करीब एक फौजी अड्डे पर फिजाई हमले किए और इस बमबारी में बशर अल असद हुकूमत के हिमायती 9 मुसल्लह अफराद हलाक हो गए। शामी हुकूमत ने इतवार को की शब हुए इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। शाम में इंसानी हुकूक की निगरान ग्रुप अल मुर्शीद के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि मारे जाने वालों में 6 शामी लोग हैं और रामी के मुताबिक बमबारी में हलब के मशरक़ी इलाके अल नीरब के फौजी अड्डे के नज़दीक पासबान इनकलाब के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि जुलाई के महीने में ये तीसरा मौका है जब इसराइल ने शाम में अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। उधर शामी अफवाज ने गोलन पहाड़ियों के करीब बागियों के कब्जे वाले इलाके कनीतरा में शदीद बमबारी की जिसके नतीजे में दर्जनों जंगजू मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक शामी अफवाज ने मकबूजा गोलान हाइट के नज़दीक वाक़े तजवीराती अहमियत के हामिल कस्बों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। शाम में इंसानी हुकूक की निगरान ग्रुप अल मुर्शीद के मुताबिक इस हमले के बाद शामी अफवाज और वहां के बागियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। वाज़ेह है कि शामी फौज ने रूस की मदद से 19 जून को दरा सूबे पर हमले का आगाज किया था और अपोजिशन ग्रुप के मुकाबले के बाद सूबे के 80% इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन दरा के करीब कनीतरा के 70% इलाके पर अब भी अपोजिशन ग्रुपों का कब्जा है। शामी अफवाज इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए लगातार फिजाई हमले कर रही है और शामी अफवाज का कहना है कि बहुत जल्द कनीतरा पर भी कब्जा कर लिया जाएगा।
उधर शाम के जनूबी शहर दरा से हुकूमत के साथ एक समझौते के तहत बागियों और उनके खानदान के इनखला का आगाज हो गया है। जराये के मुताबिक तकरीबन 500 के करीब जंगजू और उनके अहल खाना 15 बसों में सवार होकर बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलीब की जानिब रवाना हो गए। दरा में 2 रोज कबल ही शामी फौज दाखिल हो चुकी है। बागियों ने शहर से इनखला का फैसला रूसी फौज के साथ मसालहत के बाद किया। शामी फौज ने दावा किया है कि जल्द ही पूरे जो सूबे पर दमिश्क हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा। दरा में कंट्रोल हासिल करने के लिए शामी अफवाज ने रूस के साथ मिलकर 19 जून को मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया था। दरा ही वो शहर है जहां से सन 2011 में असद हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक शुरू हुई थी। अफगानिस्तान के सूबे नंगहार में एक पुलिस चेक पोस्ट पर तालिबान ने हमला कर दिया। इस हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। सूबाई पुलिस के सरबराह गुलाम सनाई के मुताबिक इस हमले में 5 तालिबान दहशतगर्द भी हलाक हो गए। गुलाम सनाई ने बताया कि नंगहार के खुगियानी जिले में किए गए इस हवाई हमले में 20 तालिबान अस्करियत पसंद मारे गए हैं। वाज़ेह है कि कल इतवार को इस्लामिक स्टेट की जानिब से किए गए एक खुदकुश हमले में 7 अफराद हलाक हो गए थे। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप की नई अफगान पॉलिसी लागू होने के बाद तालिबान के हमले बढ़ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल 1692 लोग मारे गए। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस जनूबी सूबे बसरा में ऐसे अफराद को ढूंढ के गिरफ्तार करें जो गुज़िश्ता दिनों पुरतशद्दुद मुजाहरों में शरीक हुए थे। गिरफ्तारी का सिलसिला इतवार से जारी है। इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान की तादाद सैकड़ों में है। वाज़ेह है कि इराक में 3 रोज कबल महंगाई, बेरोजगारी और बदनवानी के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज मुल्क के कई दूसरे शहरों तक फैल गया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में मीसान में 2 और बसरा में 1 शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इन मुजाहरों के दौरान सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो जाने के बाद से मुल्क की हुकूमत ने फौज को चौकस कर रखा है। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुकेंगे। लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। इरिट्रिया के सदर इसियास अफवर्की 3 रोजा इथियोपिया के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने वजीर आजम अबी अहमद के साथ तिजारत, सरहदी इशू और सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत की। दोनों लीडरों ने अदीस अबाबा में इरिट्रिया सफारत खाने को दोबारा खोला। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद ने इरिट्रिया के सदर इसियास अफवर्की को सिफारत खाने की चाबी भी सौंपी। ज़राए के मुताबिक दोनों अफ्रीकी मुल्क फ़िज़ाई परवाज़ें बहाल करने और एक दूसरे की बंदरगाह इस्तेमाल करने पर आमादा हो गए हैं। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद के साथ एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इरिट्रिया के सदर ने कहा कि अब दोनों ममालिक तमाम दुश्मनी और गिले शिकवे भुलाकर तरक्की की राह पर चलेंगे। इरिट्रिया के सदर का ये दौरा इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद के इरिट्रिया के दौरे के 5 रोज बाद हो रहा है, जिसका मकसद बरसों से जारी अदावत और तनाज़े का खात्मा है। और आपको बता दें कि दोनों मुल्कों के बीच जंग के खात्मे के बाद इरिट्रिया के सदर का 22 साल बाद इथियोपिया का ये पहला दौरा है। और लातीनी अमेरिकी मुल्क निकारागुआ में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। सिक्योरिटी अफवाज और हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों के बीच ताज़ा झड़पों में एक नौजवान खातून समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। निकारागुआ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक मसाया शहर में 6 आम शहरी और 4 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। मुजाहिरीन ने राजधानी मननगुआ और दीगर शहरों की सड़कों को जाम कर दिया। आपको बता दें कि निकारागुआ में लोग पिछले 3 महीने से सरकार की नई पेंशन स्कीम और दीगर असलाहत की मुखालफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन सदर डेनियल ऑर्टेगा के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। वहीं सदर डेनियल ऑर्टेगा की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुजाहिरीन आईनी हुक्मनामे को रुकवाने के लिए तशद्दुद का सहारा ले रहे हैं। हुकूक इंसानी की तंजीमों के मुताबिक अप्रैल महीने में शुरू हुई हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में अब तक 351 लोगों की मौत हो चुकी।
अमेरिका के शिकागो में पुलिस के एक अफसर ने एक अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदे को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाकये के बाद अमेरिकन अफ्रीकन लोगों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें कि 3 पुलिस एहलकारों को मामूली चोटें आई हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि कुछ पुलिस वाले शिकागो के जुनूबी जिले में गश्त पर थे जब उन्होंने देखा कि एक अफ्रीकी नस्ल का बाशिंदा एक हथियारबंद शख्स जैसी हरकत कर रहा है। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से उलझ गया। उसके बाद पुलिस की गोली से वो मारा गया। महलूक नौजवान की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है। इंडोनेशिया में मगरमच्छ का शिकार बने एक शख्स की मौत का बदला लेने के लिए गुस्साई भीड़ ने करीब 300 मगरमच्छों को मार डाला। मकामी अफसरों ने बताया कि बदले की आग में मगरमच्छों को मारने का दिल दहला देने वाला वाकया पापुआ सूबे में पेश आया है और महकमे जंगलात के अफसरों ने बताया कि यह शख्स अपने जानवरों के चारे के लिए घास काटने के लिए गया था जब वहां पर मगरमच्छों के एक बाड़े से वो घिर गया। दरअसल इस इलाके में एक मगरमच्छ फार्म है। लोग काफी दिनों से इस मगरमच्छ फार्म की मुखालफत कर रहे थे। इस वाकये के बाद भीड़ चाकू, छुरा और खुरपा लेकर फार्म हाउस पहुंच गई और 4 इंच लंबे बच्चों से लेकर के 2 मीटर तक के 292 मगरमच्छों को मार डाला। पुलिस और महकमे जंगलात का कहना था कि इस भीड़ को रोक पाने में वो नाकाम साबित हुए। अफसरों का कहना है कि वो इसकी जांच कर रहे हैं और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फुटबॉल आलमी कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को कल 4-2 से शिकस्त देकर आलमी कप 2018 का खिताब अपने नाम किया। फ्रांस ने फुटबॉल की तारीख में दूसरी बार आलमी कप का खिताब जीता। इससे पहले फ्रांस 1998 में चैंपियन बना था। मॉस्को के लुजान्स्की स्टेडियम में खेले गए इस मैच का पहला गोल 18वें मिनट में फ्रांस के खाते में आया। ये एक आत्मघाती गोल था जो कि क्रोएशिया के मारियो मैंडजुकिच के हेडर से आया। इसके बाद 10 मिनट बाद क्रोएशिया ने मैच में जोरदार वापसी की। क्रोएशिया के इवान पेरिसिच ने 28वें मिनट में जबरदस्त गोल दागा। खेल में अभी 11 मिनट और बढ़े ही थे कि खासतौर से वीआर के इस्तेमाल से फ्रांस को एक पेनल्टी मिल गई। इवान पेरिसिच के हैंडबॉल फाउल से मिले इस सुनहरे मौके को भुनाते हुए एंटोनी ग्रीजमैन ने फ्रांस को 2-1 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक फ्रांस 2-1 के स्कोर के साथ क्रोएशिया से आगे था। फिर 69वें अगर हम बात करते हैं 59वें मिनट में पॉल पोग्बा ने और 65वें मिनट में नौजवान खिलाड़ी मबापे ने शानदार गोल दागकर फ्रांस को 4-1 की बड़ी बढ़त दिला दी। हालांकि इसके कुछ ही मिनट बाद ही फ्रांस के गोलकीपर लॉरिस की गलती के चलते क्रोएशिया के मारियो मैंडजुकिच ने एक आसान गोल दागकर स्कोर अपनी टीम को मैच में वापसी कराने की एक कोशिश के लिए किया, मगर इसके बाद पूरे मैच में क्रोएशिया कोई कमाल नहीं दिखा सका और अपने पहले आलमी कप से चूक गया। तो फ्रांस ने फुटबॉल का ताज अपने नाम कर लिया है। मॉस्को में हुए सबसे बड़े फाइनल में क्रोएशिया को 4-2 से शिकस्त देकर खिताब पर 20 साल बाद फिर से कब्जा फ्रांस ने जमा लिया और इसी के साथ मॉस्को से लेकर पेरिस तक जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेरिस की सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फ्रांस उतर गया हो। हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था और आखिर हो भी क्यों ना, फुटबॉल का बादशाह बना है फ्रांस। इंग्लैंड और ब्राजील जैसे मजबूत टीम देखती रह गई और फ्रेंच टीम ने 20 साल बाद अपने वतन के लोगों को वो मौका दिया जिसका वो महीनों भर से इंतजार कर रहे थे। विजेता फ्रांस को 260 करोड़ रुपए की इनामी रकम भी मिली। Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, oui, monsieur. Président, c'est quoi le nouveau geste maintenant? Ah ouais, ah oui, तो वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।